आइए आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे अपचयोपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशन। तो अनुमापन या टाइट्रेशन के आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि अम्ल क्षार निकाय में हम ऐसी अनुपापन विधि के संपर्क में आते हैं जिससे एक विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर दूसरे विलयन से ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अम्ल क्षार निकाय की बात हो रही है, यानी जो एसिड बेस सिस्टम है उसमें जो अनुमापन की विधि है उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो पीएच के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। प्रबलता, विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर दूसरे विलयन से ज्ञात करते हैं। तो पीएच के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर पीएच आ गया है, तो पीएच होता क्या है। तो देखिए, जो विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो कुछ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय और अम्लीय विलयन जो होते हैं, इनके परीक्षण के लिए कि वो कितने प्रबल क्षार हैं, कितने प्रबल अम्ल हैं, या इसका उल्टा दुर्बल हैं, तो इसके परीक्षण के लिए कुछ पदार्थों को हम लेते हैं जिनको संसूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहते हैं। उनको जब डालते हैं विलयन में तो वो कलर देते हैं, रंग उत्पन्न होता है, और उस रंग के आधार पर हम बता पाते हैं कि किसी विलयन का पीएच कितना है। और पीएच 0 से लेकर के 14 तक माना गया है, और इसी 0 से 14 तक के बीच को रंग के द्वारा जो संसूचक होता है, इंडिकेटर, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और उस रंग के आधार पर हम बताते हैं कि इस विलयन का पीएच क्या है। बाकी आगे जब ये पीएच पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि समान रूप से अपचयोपचयन निकाय में अनुमापन विधि अपनाई जा सकती है। तो जितने भी रिडॉक्स सिस्टम हैं उन सब में हम अनुमापन यानी टाइट्रेशन मेथड को अपना सकते हैं, जिसमें अपचयोपचय संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। तो हमारे पास जो संसूचक होंगे उस संसूचक का प्रयोग करके, और देखिए संवेदनशील संसूचक यानी विलयन के प्रति संवेदनशील हो और वो रंग दें, तो उनके द्वारा हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, यानी रिडक्टेंट मतलब अपचायक, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। अपचयोपचय अनुमापन में संसूचक का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण द्वारा निरूपित किया गया है। अब जो संसूचक है या इंडिकेटर है जो विलयन में डालने पर रंग उत्पन्न करता है, जिस रंग के माध्यम से हम उस विलयन में अपचायक या ऑक्सीकारक की प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं, उसको निम्न प्रकार से निरूपित किया गया है, और नीचे उदाहरण द्वारा हम इन बातों को समझेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि यदि कोई अभिकारक यानी रिएक्टेंट जो अभिक्रिया कर रहा है जो स्वयं किसी गहरे रंग का हो, जैसे परमैग्नेट आयन MnO4- स्वयं सूचक यानी सेल्फ इंडिकेटर की भांति कार्य करता है। तो अगर कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अगर वो गहरे रंग का है तो वो खुद ही संसूचक का काम करता है या सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। जब अपचायक Fe+3, Fe+2 या C2O4- का अंतिम भाग ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत्य बिंदु प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे Fe+2 है तो ये Fe+3 में ऑक्सीकृत होगा,
जाहिर सी बात है, हम ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका मतलब Fe+2 है तो +1 तो होती नहीं, इसकी +3 होती है, तो +2 से +3 में जाएगा, यानी खुद ऑक्सीकृत होगा, तो दूसरे को अपचयित यानी रिड्यूस करेगा, और जो दूसरे को अपचयित करता है यानी उसके लिए Fe+2 अपचायक का काम कर रहा है, इसीलिए अपचायक लिखा है। इसी प्रकार C2O4-2 भी होगा। तो कह रहा है का अंतिम भाग ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत्य बिंदु प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब Fe+2 से Fe+3 बन जाएगा या C2O4-2 भी अपनी पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था या बढ़ी हुई ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाएगा, तो हमें अंत्य बिंदु प्राप्त होगा, जो हम देख सकते हैं। और देख कैसे सकते हैं? रंग, कलर के आधार पर। MnO4- आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 10⁻⁻6 मोल पर लीटर से कम होने पर भी गुलाबी रंग की प्रथम स्थायी झलक दिखती है। तो इतने कंसंट्रेशन से कम होने पर भी हमारा MnO4- अपना गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। इससे तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाता है, जहां अपचायक तथा ऑक्सीकारक अपने मोल रस समीकरण या स्टिकियोमेट्रिक रेशियो के अनुसार समान मात्रा में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब गुलाबी रंग स्थायी की प्रथम स्थायी झलक दिखती है, स्थायी झलक मतलब अब ये गुलाबी ही रहेगा, इससे तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाती है। तुल्य बिंदु मतलब हम तुलना करेंगे जैसा कि इंडिकेटर या संसूचक मिला करके, तो इतना ही गुलाबी रंग मिलता है। हालांकि यहाँ पर चूंकि MnO4- स्वयं सूचक का काम कर रहा है, सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा है, तो यहाँ हम कोई इंडिकेटर नहीं मिलाएंगे। तो कह रहा है कि इससे तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाता है, जहां अपचायक तथा ऑक्सीकारक अपनी मोल समीकरण मिति के अनुसार समान मात्रा में होते हैं। तो जब गुलाबी रंग आ जाता है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक यानी रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट अपनी मोल रस समीकरण मिति यानी मोल के हिसाब में जो इनका रेशियो है, इसको स्टिकियोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, के अनुसार समान मात्रा में होते हैं। तो एक उदाहरण हमने ये देखा, अब दूसरा देखते हैं। कह रहा है जैसा MnO4- के अनुमापन में होता है यानी टाइट्रेशन में होता है या नापने में होता है, यदि वैसा कोई रंग परिवर्तन स्वतः नहीं होता है तो ऐसे भी संसूचक हैं जो अपचायक के अंतिम भाग के उपभोगित हो जाने पर स्वयं ऑक्सीकृत होकर नाटकीय ढंग से रंग परिवर्तन करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे MnO4- तो सेल्फ इंडिकेटर यानी स्वयं रंग दे दिया, उससे हमको पता चल गया। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑक्सीकारक या अपचायक हो जो स्वतः रंग ना देता हो, तो उसमें हम इंडिकेटर मिलाते हैं, संसूचक मिलाते हैं, जो नाटकीय ढंग से, मतलब ऐसा अपने आप अचानक ऐसा प्रतीत होगा, रंग आ जाएगा कि आपको एकदम अचंभा जैसे लगेगा। जैसे नाटक में कोई कलाकार अचानक पर्दे से बाहर निकलता है, तो उस प्रकार से रंग प्रदर्शित करके ये बताता है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ है उसका pH मान कितना है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कह रहा है Cr2O7- द्वारा दिया जाता है, जो स्वयं सूचक नहीं है। तो Cr2O7- है, यह स्वयं सूचक नहीं है, लेकिन तुल्य बिंदु के बाद यह डाइफेनिलमीन सूचक को ऑक्सीकृत करके गहरा नीला रंग प्रदान करता है। इस प्रकार यह अंत्य बिंदु का सूचक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि Cr2O7- स्वयं जो है अपना रंग नहीं देता, तो इसमें एक संसूचक मिलाते हैं जिसका नाम है डाइफेनिल अमीन। अब ये डाइफेनिल अमीन क्या करता है? डाइफेनिल अमीन सूचक को ऑक्सीकृत करके, जो डाइफेनिल अमीन सूचक है, इसको Cr2O7- ऑक्सीकृत कर देता है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है
और गहरा नीला रंग प्राप्त होता है जब ऑक्सीकृत हो जाता है डाइफेनिल सूचक, डाइफेनिलमीन सूचक। तो इस प्रकार यह अंत्य बिंदु का सूचक होता है। कहने का मतलब इस प्रकार से रंग आने के बाद हम इसको बता पाते हैं कि Cr2O7 की प्रबलता क्या है, यानी इसका pH मान कितना है हम बता सकते हैं। अब देखिए तीसरा बिंदु आ जाता है। तो तीसरे बिंदु में क्या कह रहा है कि एक अन्य विधि भी उपलब्ध है जो रोचक और सामान्य भी है। इसका प्रयोग केवल उन अभिकारकों तक सीमित है जो I- आयनों को आकृतित कर सकते हैं। तो एक दूसरी मेथड भी है, जो मेथड नीचे दिया जा रहा है। तो कह रहा है इसका प्रयोग केवल उन अभिकारकों तक सीमित है जो I- आयनों को आकृतित कर सकते हैं। तो केवल ये I- आयनों को आकृतित करके अपना pH मान बताने में काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग हम सीमित जगहों पर ही कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर कह रहा है कि जैसे 2Cu+2 एक्वस है, जलीय विलयन है, इसमें 4I- एक्वस मिला दिया गया तो क्या हो गया, Cu2I2 सॉलिड बन जाएगा प्लस I2 एक्वस यानी I2 का जलीय विलयन बन जाएगा। तो इस विधि का आधार आयोडीन का स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग देना तथा आयोडीन की थायोसल्फेट आयन से विशेष अभिक्रिया है जो अपचयापचय अभिक्रिया भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आयोडीन बनी है, ये आयोडीन हमारी स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग देती है तथा आयोडीन की थायोसल्फेट आयन से विशेष अभिक्रिया होती है, जो कि एक अपचयापचय यानी रिडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, वो अभिक्रिया देती है। वो नीचे दी गई है। तो ये जो नीचे अभिक्रिया दी गई है इसको समझते हैं। तो देखिए I2 एक्वस, अब I2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और 2I- यहाँ पर निगेटिव हो गई। इसका मतलब 0 से निगेटिव हुआ, यानी आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर H2O3 - 2 में से H4O6 - 2 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर निकालेंगे तो सल्फर की हमारी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी होगी। तो इसलिए यहाँ पर H2O3 - 2 का H4O6 - 2 में ऑक्सीकरण हो रहा है और I2 का 2I- एक्वस में रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यद्यपि I2 जल में अविलेय है, Ki के विलयन में Ki3 के रूप में विलेय है। तो पानी में देखिए ये हमारा I2 नहीं घुलता है, लेकिन Ki का अगर विलयन हो तो उसमें घुल करके Ki3 के रूप में विलेय हो जाती है। अंत्य बिंदु को स्टार्च डालकर पहचाना जाता है, शेष स्टाइकियोमेट्रिक गणनाएं ही हैं। तो अंत्य बिंदु यानी लास्ट पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो स्टार्च डाल करके पहचान सकते हैं, गहरा नीला रंग प्राप्त हो जाएगा और शेष जो प्रक्रिया है वो जैसे स्टिकियोमेट्रिक में हम लोग पढ़ते थे, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम लोग मोल अवधारणाएं चैप्टर में पढ़े हैं, तो उसी प्रकार से ऊपर की प्रक्रिया होगी। अब देखिए आगे आ जाता है ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं। इंग्लिश में बोलेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं। तो ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं क्या है इसके बारे में पढ़ें। तो कह रहा है उपरोक्त विवेचना से आप यह जान गए हैं कि अपचयोपचय विधियों का विकास समयानुसार होता गया है। तो जो अपचयोपचय विधियां हैं यानी रिडॉक्स रिएक्शन के जो मेथड हैं, जैसे बैलेंस करने वाले मेथड या अन्य चीज़ें हैं, समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, वैसे समय के अनुसार इसमें भी विकास हुआ है। विकास का यह क्रम अभी जारी है। वास्तव में कुछ समय पहले तक ऑक्सीकरण पद्धति को अभिक्रिया में संलग्न परमाणु एक या अधिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में ह्रास के रूप में तथा अपचयन पद्धति को इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि के रूप में देखा जाता था।
तो पहले हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लॉस और गेन के बारे में इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते थे, लेकिन अब बात बहुत आगे तक पहुंच गई है, विकास बहुत हो चुका है और हम ऑक्सीकरण अवधारणा की सीमाओं पर आगे विचार करेंगे। तो देखिए कह रहा है अगली हेडिंग की अपचय अपचय अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस। तो अपचय अपचय अभिक्रिया और इलेक्ट्रोड प्रक्रम। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे बैटरी में धन और ऋण होता है या इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, रॉड जो होती है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, ऊपर जो तार बंधा होता है, और आयन के रूप में करंट का फ्लो जो बैटरी में अंदर विलयन भरा होता है उसमें गमन होता है आयंस का, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वहाँ पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ही मूल रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। तो अब इसको पढ़ते हैं और कैसे क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं तो अभिक्रिया 7.15 के अनुसार संगत प्रयोग दिखाई देता है। इस अपचय अपचय अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन के प्रत्यक्ष स्थानांतरण द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन के रूप में होता है तथा कॉपर आयनों का अपचयन कॉपर धातु के रूप में होता है। तो कहने का मतलब ये है, कौन सी रिएक्शन है 7.15 देखते हैं। ये देखिए 7.15 रिएक्शन है, इसमें जिंक ठोस है, उससे जिंक +2 यानी जिंक 0 से ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया, और कॉपर आयन का +2 से 0 यानी इसका अपचयन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके Zn+2 में बदल गई। यहाँ पर देखिए छड़ डाल करके विलयन में इस प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है छड़ कोई दूसरी हो जाए, लेकिन प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसे रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं तो अभिक्रिया 7.15 के अनुसार संगत प्रयोग दिखाई देता है। तो जिंक की छड़ को जब कॉपर सल्फेट में डुबाते हैं तो जिंक Zn+2 में बदल जाता है, कॉपर Cu+2 से 0 में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो खुद देखिए बता रहा है कि इस अपचय अपचय अभिक्रिया के दौरान जिंक से कॉपर पर इलेक्ट्रॉन के प्रत्यक्ष स्थानांतरण द्वारा जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन के रूप में होता है, यानी जिंक जो ठोस था 0 से +2 ऑक्सीकरण संख्या हो गई, तथा कॉपर आयन का अपचयन यानी कॉपर हमारा +2 से 0 अवस्था में चला जाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जाहिर सी बात है ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो अभिक्रिया को हम क्या कहते थे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा बाहर निकलती। और अगर ऊष्मा का अवशोषण होता था तो क्या कहते थे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कह रहा है अभिक्रिया की ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए कॉपर सल्फेट विलयन से जिंक धातु का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। तो जो हीट के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यही ऊष्मा हमारी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में बदल जाती है। अब इसके लिए क्या करना होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन से जो जिंक इकट्ठा हो रही है इलेक्ट्रोड पर, उस जिंक का पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है। अगर उसको हम नहीं अलग करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया रुक जाएगी। हम कॉपर सल्फेट घोल को एक बीकर में रखते हैं, कॉपर की छड़ या पत्ती को इसमें डाल देते हैं, एक दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट घोल डालते हैं तथा जिंक की छड़ या पत्ती उसमें डाल देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट लेंगे तो उसमें कॉपर की छड़ डाल देंगे, जिंक सल्फेट लेंगे तो उसमें जिंक की पत्ती या छड़ डाल देंगे। किसी भी बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती तथा दोनों बीकरों में धातु और उसके लवण के घोल के अंतरा पृष्ठ पर एक ही रसायन के अपचयित और ऑक्सीकृत
रूप एक साथ उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इन बीकरों को अलग रखते हैं, किसी तार से नहीं जोड़ते, तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। ये अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में उपस्थित स्पीसीज को दर्शाते हैं। तो इस समय जब तक हम कोई तार नहीं जोड़ते, तो ये जैसे हाफ रिएक्शन लिखते थे ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए, तो उसी स्पीसीज को ये दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों के आखिरीकृत तथा अपचयित स्वरूपों की एक साथ उपस्थिति से रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन के रूप में परिभाषित करेंगे। इस ऑक्सीकृत स्वरूप को अपचयित स्वरूप से एक सीधी रेखा या तिरछी रेखा द्वारा पृथक करना दर्शाया गया है। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड स्टेज को हम क्या करेंगे, एक तिरछी रेखा द्वारा दर्शाएंगे, जिसको आबलिक कहते हैं अंग्रेजी में, जो अंतरा पृष्ठ जैसे ठोस या घोल को दर्शाती है। उदाहरण के लिए इस प्रयोग में दो रेडॉक्स युग्मों को, जैसे जिंक आयन का जिंक सॉलिड के रूप में अगर अपचयन हो रहा है तो Zn+2 पहले था, तो Zn+2 आबलिक Zn लिखेंगे, तथा कॉपर आयन का अगर कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो Cu+2 पहले लिखेंगे, आबलिक करके Cu द्वारा दर्शाया जाएगा। दोनों में ऑक्सीकृत स्वरूप को अपचयित स्वरूप से पहले लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था को इस तरह लिखते हैं। और एक चीज को ध्यान देना है कि दोनों में ऑक्सीकृत रूप को अपचयित रूप से पहले लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ +2 है, यहाँ भी +2 है, तो ऑक्सीकृत ये है, घटा वाला कम है, मतलब ज्यादा ऑक्सीकरण वाला पहले लिखेंगे, ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या वाला पहले लिखेंगे, कम ऑक्सीकरण संख्या वाला बाद में लिखेंगे। हम कॉपर सल्फेट घोल वाले बीकर को जिंक सल्फेट घोल वाले बीकर के पास रखते हैं। चित्र 7.3 जैसा हमने अभी दिखाया था ऊपर, जहाँ तक वही फिगर है, नहीं होगा तो अभी फिर दिखा देंगे। दोनों बीकरों के घोल को लवण सेतु द्वारा जोड़ते हैं। अब साल्ट ब्रिज द्वारा दोनों को जोड़ देंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तो क्रिया नहीं होगी। जैसे बिजली में प्लस माइनस, जब बैटरी में तार जोड़ते हैं तभी तो बल्ब जलता है, तो इसी प्रकार क्रिया के लिए साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ना होता है। लवण सेतु यू आकृति की एक नली है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के घोल को सामान्यतः एगार के साथ उबालकर यू नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो लवण सेतु होता है उसमें क्या होता है, ये पूछा जाता है नीट में। तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट का घोल होता है, जो सामान्यतः एगार के साथ उबालकर यू प्रकार की नली में भरकर तथा ठंडा करके जेली बना देते हैं। तो एगार जब आप बायो पढ़ेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया है उनको उगाने के लिए कल्चर मीडियम में एगार यूज किया जाता है। एगार का मतलब खाने वाली सूजी, एक तरह से समझिए ये होता है। और एगार एक प्रकार से एल्गी भी है, ठीक ना, एल्गी पढ़ेंगे हम लोग, बायो में पढ़ भी चुके हैं 11 में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक पदार्थ होता है जिसमें उबालते हैं तो ये जेली बन जाती है, एकदम जैसे लेई बन जाती है, जिससे हम अपनी फोटो या पेज चिपकाते हैं। तो इन दोनों विलयन को बिना एक दूसरे से मिलाए हुए वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है। तो ये जो दोनों विलयन होते हैं एगार और अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, तो इनको बिना मिलाए हुए क्या करते हैं, वैद्युत संपर्क प्रदान किया जाता है, यानी बिजली के संपर्क में लाते हैं। जिंक तथा कॉपर की क्षणों को एमीटर तथा स्विच के प्रावधान द्वारा धातु के तार से जोड़ दिया जाता है। तो जिंक और कॉपर यानी दो इलेक्ट्रोड जैसे बैटरी में होते हैं, तो वैसे इनको भी एमीटर लगा करके जो धारा को नापता है, तो उसको लगा करके स्विच के माध्यम से तार से जोड़ दिया जाता है। चित्र 7.3 पृष्ठ 252 में दर्शाई गई व्यवस्था को डेनियल सेल कहते हैं। तो अब जो व्यवस्था तैयार होगी, देखिए वही बैटरी सेल वाली स्थिति आ गई ना, तो उसे डेनियल सेल कहते हैं। फिगर हम लोग देख चुके हैं। जब स्विच ऑफ यानी बंद स्थिति में होता है तो किसी भी बीकर में कोई भी अभिक्रिया
नहीं होती और धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि जब स्विच ऑफ रहेगा तो इधर से उधर तार का जुड़ाव नहीं रहेगा। जब जुड़ाव नहीं रहेगा तो दोनों में अभिक्रिया हो ही नहीं पाएगी। जब अभिक्रिया नहीं हो पाएगी तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। स्विच को ऑन करते ही हम पाते हैं कि Zn से Cu+2 तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोनों क्षणों को जोड़ने वाली धात्विक तार के द्वारा होता है। तो जब हम इनको जोड़ देते हैं दोनों को, दोनों बीकर को अगल बगल रख के तार द्वारा, तो हम देखते हैं कि Zn से Cu+2 तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रत्यक्ष न होकर के, यानी डायरेक्ट न होकर के, दोनों क्षणों को जोड़ने वाले धात्विक तार द्वारा होता है। जो धातु का तार जोड़ा गया है उसके द्वारा होता है, जो तीर द्वारा विद्युत धारा में प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। अब ये तीर द्वारा हमको दिखाई देगा कि बिजली का करंट किधर जा रहा है। देखिए फिगर बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये एनोड है यानी निगेटिव, ये कैथोड है यानी धनात्मक, और यहाँ पर ये देखिए स्विच लगा हुआ है। जब तक नहीं जोड़े थे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। अब देखिए इसको जब ऑन कर देंगे यानी स्विच को बंद कर चालू कर देंगे तो क्या होगा, इधर को देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है माइनस से प्लस की ओर। इधर नेगेटिव है, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा बहती है, तो विद्युत धारा का तीर उल्टा लगाया गया है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। और ये लवण सेतु है जो पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ऐसे ऐसे सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से ये कंप्लीट होगी तभी करंट का फ्लो होगा ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि Zn की 0 ऑक्सीकरण संख्या से +2 हो जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। यहाँ अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जा रहे हैं और Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए चित्र कह रहा है कि डैनियल सेल की आयोजना एनोड पर Zn के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोड बाहरी परिपथ से कैथोड तक पहुंचते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि सेल के अंदर का परिपथ लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज के माध्यम से आयनों के विस्थापन द्वारा पूरा होता है। ये साल्ट ब्रिज जो है, यहाँ से आयन विस्थापित होते हैं। ध्यान दीजिए कि विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत है, इसको ध्यान देना। एक बीकर में रखे घोल से दूसरे बीकर के घोल की ओर लवण सेतु के माध्यम से आयनों के अभिगमन द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। तो इस सेतु के द्वारा आयन इधर से उधर जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होता है। हम जानते हैं कि कॉपर और जिंक की छड़ें, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, में विभव का अंतर होने पर ही विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। तो जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभव में बिना अंतर के कोई करंट का फ्लो नहीं होता, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे 2 बाल्टी रखी हूँ, एक में पानी भरा हो एक खाली हो और बराबर समतल में रखी हूँ बराबर ऊंचाई पे, तो पाइप अगर जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ साल्ट ब्रिज जोड़ा गया है, तो ज़्यादा वाली बाल्टी से पानी कम वाली में आने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसमें ज़्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से करंट के फ्लो यानी धारा के प्रवाह में विभव का अंतर होना चाहिए, जैसे पानी के प्रवाह में दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अब देखिए तालिका दी गई है 2298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव आयन। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की है सीरीज दी गई है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आक्सीकारक के बढ़ते सामर्थ्य, आक्सीकारक के बढ़ते सामर्थ्य यानी ऊपर जाने पर आक्सीकरण की पावर बढ़ती जा रही है। और इधर इसी का उल्टा कर देंगे, अगर उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे अपचायक के बढ़ते सामर्थ्य, क्योंकि आक्सीकारक का उल्टा अपचायक होता है। तो ये पूरा जो है आपको चार्ट याद करना पड़ेगा। तो इसको याद करने का हम एक ट्रिक बता देंगे, अभी आप अपने से याद करिए।
फिर ट्रिक बता देंगे तो ये एक सीरीज आपको याद हो जाएगी। ये नहीं याद करना है कि किसका क्या है, केवल ये सीरीज याद करना है, कौन ज़्यादा आक्सीकारक है कौन अपचायक, ये याद कर लेना है बस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऋणात्मक E0 का अर्थ यह है कि रिडॉक्स युग्म H+ और H2 की तुलना में प्रबल अपचायक है। तो ऋणात्मक का मतलब अपचायक या ऋण देखिए ज़्यादा है और H2 से तुलना कर रहा है यहाँ पर H+ और H2 से। और अगर इससे ज़्यादा है धनात्मक E0 का अर्थ यह है कि रिडॉक्स युग्म H+ H2 की तुलना में प्रबल आक्सीकारक। देखिए ध्यान दीजिए, लिखते समय ध्यान देना है कि हमें आक्सीकारक को बाएं तरफ लिखना है, अपचायक को दाएं तरफ, मतलब आक्सीकरण अवस्था को बाईं तरफ और अपचयित अवस्था को दाईं तरफ। यानी देखिए H+ है यानी आक्सीकरण संख्या +1 है, H2 की 0 है, तो इधर को दाईं तरफ लिखा है H2 को और H+ को बाईं तरफ। तो इसी प्रकार हमें हमेशा लिखना है। तो अगर धनात्मक E0 करते हैं कि रिडॉक्स युग्म H+ H2 की तुलना में दुर्बल अपचायक है, या यूं कह सकते हैं कि प्रबल आक्सीकारक है, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीसीज की इकाई सांद्रता हो, इकाई सांद्रता मतलब यूनिट 1 मान लिया जाए। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है तो उसे एक वायुमंडलीय दाब पर होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम इकाई में लेते हैं, और कह रहा है यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में कोई गैस है तो उसे एक वायुमंडलीय दाब पर होना चाहिए। तो अगर हम प्रेशर लेंगे तो 1 atm और अगर कंसंट्रेशन लेंगे तो भी 1 लेंगे मोल पर लीटर। तथा अभिक्रिया 298 केल्विन पर होती है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, ये बात हमको समझ में आ गई कि जब प्रेशर अगर गैस है तो प्रेशर 1 atm हो, या लिक्विड है तो कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मान्यता के अनुसार हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है। अब इसी से हम तुलना करेंगे हाइड्रोजन से कि कौन कितने गुना ज़्यादा है कौन कितने गुना कम है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान सक्रिय स्पीसीज की आक्सीकृत अपचयित अवस्था की अपेक्षाकृत प्रवृत्ति का माप है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रोड विभव हमें आक्सीकृत और अपचयित अवस्था की तुलना एक तरह से करवाता है। E0 के ऋणात्मक होने का अर्थ है कि रिडॉक्स युग्म H+ H2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचायक है अगर E0 ऋणात्मक है, और अगर धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि H+ H2 की तुलना में एक दुर्बल अपचायक है, जैसा ऊपर लिखा गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हमें बहुत सी दूसरी उपयोगी जानकारियां भी मिलती हैं। कुछ चुनी हुई इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं अपचयन अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान तालिका 7.1 में दिए गए हैं। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं तथा सेलों के बारे में और अधिक विस्तार से आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सीरीज दी गई है उसको हमें देखना है। अब देखिए सारांश में क्या लिख रहा है, कह रहा है कि अभिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग अपचय अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो गए। इस पाठ में 3 प्रकार की संकल्पनाएं विस्तार से दी गई हैं। चिर प्रतिष्ठित यानी क्लासिकल, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑक्सीकरण संख्या। इन संकल्पनाओं के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट तथा अपचायक यानी रिडक्टेंट को समझाया गया है। संगत नियमों के अंतर्गत ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण किया गया है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये दोनों ऑक्सीकरण संख्या तथा आयन इलेक्ट्रॉन विधियां अपचय अपचय अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने में उपयोगी हैं, जैसा हम समीकरण बैलेंस करके देख चुके हैं। अपचय अपचय अभिक्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है।
योग वाली, अपघटन वाली, विस्थापन वाली तथा समानुपातन वाली सब हम लोग पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स युग्म तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। रिडॉक्स अपक्रियाओं का इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं तथा सेलों के अध्ययन में व्यापक उपयोग होता है। तो रिडॉक्स अपक्रियाएं जो हैं इनका इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं तथा सेलों के अध्ययन में हम लोग व्यापक उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।